नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हनुमानगढ़। आज हम अध्ययन करेंगे स्विट्जरलैंड के संविधान में संघीय सरकार व संघीय संसद, फेडरल गवर्नमेंट एंड फेडरल पार्लियामेंट। यह है BA सेकेंड ईयर, राजनीति विज्ञान, पेपर फर्स्ट, सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम्स, प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं से संबंधित है। जैसा कि हमने स्विट्जरलैंड के संविधान का अध्ययन किया और इसकी विशेषताएं देखी। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, और जो दोनों सदन है उसके उनको भी समान अधिकार है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो टूल्स है, उपकरण अपनाए गए हैं, वो ऐसे हैं जो विश्व में इसकी व्यवस्था को बिल्कुल यूनिक बनाते हैं, अलग बनाते हैं उसमें से। तो राजनीति विज्ञान की दृष्टि से इसका अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण से है। ये आपका क्वेश्चन दोनों ही तरीके से पूछा जा सकता है कि संघीय सरकार और की विशेषताओं का वर्णन करते हुए संघीय संसद के साथ संबंधों का वर्णन कीजिए। या थोड़ा पुराने स्टाइल का, पुराना नाम से उसमें भी पूछा जाता है कि स्विस संघीय परिषद, फेडरल काउंसिल की विशेषताओं का वर्णन कीजिए और संघीय सभा, फेडरल असेंबली से उसके संबंधों का वर्णन कीजिए। शब्दों में थोड़ा बहुत किताब में कुछ अंतर है, इसलिए आ जाता है, परंतु इसका आंसर यही रहता है। इस स्विट्जरलैंड में जो 1848 में संविधान लागू किया गया था, इसमें कार्यपालिका को संघीय परिषद, फेडरल काउंसिल नाम दिया गया था। और जो वर्तमान संविधान है 1998 में जो निर्माण किया गया और 1999 से लागू किया गया है, उसमें जो नाम दिया गया कार्यपालिका को संघीय परिषद, फेडरल काउंसिल का नाम दिया गया है। और संविधान में कार्यपालिका को संघीय सरकार, फेडरल गवर्नमेंट का नाम दिया गया है। संघीय सरकार का मूल स्वरूप वही है जो संघीय परिषद का था। स्विट्जरलैंड में एक बहुल कार्यपालिका है, प्लूरल एग्जीक्यूटिव है, यानी सामान्यतः कार्यपालिका में एक होता है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, परंतु वहां 7 सदस्य होते हैं। ये एक प्लूरल एग्जीक्यूटिव है, ये विश्व में एकमात्र देश में ऐसी है। और यह संसदात्मक और अध्यक्षात्मक व्यवस्थाओं का मिश्रण है। किसी देश में संसदात्मक हो सकती है या अध्यक्षात्मक, परंतु वहां पर अलग तरीका है, उसको मिश्रण किया गया है। लॉर्ड ब्राइस ने कहा है इस संबंध में, यह एक ऐसी संस्था है जिसका अध्ययन करना अन्य सभी संस्थाओं में महत्वपूर्ण है। संघीय सरकार की रचना देखेंगे इसमें, कंपोजिशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, इसका निर्वाचन। संघीय सरकार में 7 सदस्य होते हैं और इनका निर्वाचन संघीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के अंदर किया जाता है, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से जनता इनका निर्वाचन करती है। कोई भी स्विस नागरिक जो निम्न सदन, उसका राष्ट्रीय परिषद या प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, का सदस्य चुने जाने योग्य है, वह संघीय सरकार का सदस्य चुना जा सकता है। साधारणतः संघीय सरकार के सदस्य संसद में से ही चुने जाते हैं और चुने जाने के बाद वो संसद की सदस्यता है उससे इस्तीफा दे देते हैं, उसी में चुनाते और फिर इस्तीफा देते हैं, तो कार्यपालिका में जाते हैं। दूसरा, कार्यकाल। संघीय सरकार का कार्यकाल 4 वर्ष है और इसके साथ ही है प्रतिनिधि सभा, या उसको हम निम्न सदन को राष्ट्रीय परिषद भी कह सकते हैं, राष्ट्रीय सभा के कार्यकाल के ऊपर निर्भर करता है। यानी निम्न सदन जैसे भारत में लोकसभा है, उसके कार्यकाल पर निर्भर करता है। इससे पहले स्विस अगर संसद भंग भी हो जाए तो नए चुनाव के बाद संसद नई सरकार चुनती है। मृत्यु, त्यागपत्र, अन्य कारण से स्थान खाली हो जाए तो शेष अवधि के लिए भी नया व्यक्ति चुना जाता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। संघीय संसद के दोनों सदन जो है उसके नेशनल काउंसिल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स अपनी संयुक्त बैठक में संघीय सरकार के सदस्यों में से एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष का 1 वर्ष के लिए चुनाव करते हैं।
अध्यक्ष ही स्विस का राष्ट्रपति कहलाता है, परंतु उसके कुछ विशेष अधिकार नहीं है। हैंस हुबर के शब्दों में राज्यमंडल का कोई अध्यक्ष नहीं है, यानी उसमें से एक अध्यक्ष सातों में से, और कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष का होता है। तो 4 लोगों की पारी आ जाती है और 3 की नहीं आती। संघीय सरकार की विशेषताएं देखेंगे। एक तो बहुल कार्यपालिका, ये यूनिक है अपने आप में। सामान्यतः कार्यपालिका का नेतृत्व एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है। अध्यक्षात्मक व्यक्ति में राष्ट्रपति और संसदात्मक व्यवस्था में प्रधानमंत्री द्वारा शासन का कार्य किया जाता है। परंतु स्विस संविधान के अनुच्छेद 175 के अनुसार संघीय सरकार में 7 सदस्य होंगे। यह बहुल इसलिए है कि सरकार के 7 सदस्यों की स्थिति समान है। रेपार्ड के शब्दों में हमारी लोकतांत्रिक भावना किसी एक व्यक्ति की प्रभु सत्ता के खिलाफ विद्रोह करती है। यानी लोकतंत्र है तो 7 सदस्यों में इस कमेटी में लगभग 7 समान स्थिति है और सुविधा के लिए एक और राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। दूसरा, इसमें संसदात्मक व अध्यक्षात्मक प्रणाली का मिश्रण। स्विट्जरलैंड की प्रणाली ब्रिटेन व अमेरिका के इन दोनों ही लक्षणों को संयुक्त रूप से अपना लिया गया है। स्विस की संघीय सरकार का अध्यक्ष औपचारिक प्रधान है और मंत्री संसद में बैठते हैं व उनका मार्गदर्शन करते हैं। परंतु यह संसदीय व्यवस्था से अलग भी है। वहां मंत्री संसद के सदस्य नहीं होते और वे सामूहिक रूप से उत्तरदायी नहीं होते। ब्रिटेन में संसद व मंत्रिमंडल का कार्यकाल एक दूसरे के विश्वास के ऊपर है, परंतु स्विट्जरलैंड में सरकार व संसद एक दूसरे को समाप्त नहीं कर सकते। वहां कार्यकाल इस रूप में बंधा हुआ है कि यदि संविधान संशोधन पर मतभेद है तो संघीय संसद को विघटित किया जाता है और नई संसद फिर से नवीन संघीय सरकार का निर्वाचन करती है। उसके बाद भी नहीं होता तो उस ड्राफ्ट को समाप्त कर दिया। अमेरिका के समान स्विस सरकार का कार्यकाल निश्चित है, 4 वर्ष से पहले संसद इसे हटा नहीं सकती और सरकार द्वारा संघीय संसद को भंग नहीं किया जा सकता। इसके अलावा एक ही व्यक्ति कार्यपालिका व्यवस्था का एक सदस्य नहीं हो सकता। तो दोनों प्रणालियों का मिश्रण। तीसरा, दलबंदी से मुक्त, एक निर्दलीयता है उसमें। स्विस की संघीय सरकार में किसी एक राजनीतिक दल के सदस्य नहीं होते, बल्कि सभी दलों के सदस्य होते हैं जिन्हें संघीय संसद में प्रतिनिधित्व मिला हो। सरकार के सदस्य दलबंदी के बजाय राष्ट्रीय हित के अनुसार काम करते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वो दल से बिल्कुल संबंध नहीं रखते। एक राजनीतिक दल में महत्वपूर्ण स्थिति होने पर ही व्यक्ति को सरकार की सदस्यता मिलती है और उनका कर्तव्य होता है कि सरकार के निर्णयों को अपने अपने दलों को स्वीकार कराए और उन्हें राष्ट्रहित के लिए प्रेरित करे। कार्यकाल की निश्चितता भी है। स्विस में कार्यकाल की निश्चितता व उत्तरदायित्व शासन दोनों को ही मिलाया गया है। सरकार संघीय संसद के नियंत्रण व निर्देशन में कार्य करती है, जिससे इनमें जनता का दृष्टिकोण भी शामिल हो गया है, परंतु संसद सरकार को हटा नहीं सकती। इसी तरह संसद में प्रस्ताव अस्वीकार होने पर संघीय सरकार इस्तीफा नहीं देती है। मुंद्रो के शब्दों में संघीय सरकार कानून निर्माण में भाग ले, परंतु उसका प्रस्ताव न माना जाए तो वह त्यागपत्र भी न समझे, यानी कार्यकाल निश्चित है। विशेषज्ञों की परिषद, सरकार में चुनाव दल के आधार पर नहीं होता। योग्य विशेषज्ञ व्यक्ति को संसद बार बार चुनती है और उन्हें पुराना विभाग मिलता है, उसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है और विशेषज्ञों की वो परिषद बन जाती है, क्योंकि लंबा कार्यकाल है, दलबंदी भी नहीं है, एक विशेषज्ञों की परिषद वो बन जाती है। तो संघीय की सरकार की अलग ही देखिए विशेषताएं हैं, उसमें से उसको यूनिक बनाया गया है, अलग तरीके से बनाया गया है। संघीय सरकार के कार्य और शक्ति हम देखते हैं। संघीय सरकार मुख्य रूप से प्रशासनिक संस्था है, इसमें सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति है और संघीय सरकार की आप स्लाइड पर देखते हैं, इसका वर्णन किया गया है। पहले कार्यपालिका शक्तियां, शासन का संचालन। संघीय सरकार पूरे प्रशासन को नियंत्रित करती है। संविधान, संसद के कानूनों व न्यायपालिका को निर्णय लागू करने का काम संघीय सरकार का है। यह सरकारी नीति निर्धारित करती है और जनता से संपर्क बनाए रखती है, इसको जानकारी देती है। सरकार को उन सभी पदों पर नियुक्त करने का अधिकार है जिनकी नियुक्ति संघीय संसद, न्यायालय या अन्य संस्था को नहीं है। इसमें विदेशी संबंधों का संचालन करती है वो,
सरकार स्विस के हितों को ध्यान में रखते हुए विदेशी संबंधों का संचालन करती है। विदेशों में स्विट्जरलैंड का प्रतिनिधित्व करती है, उनसे संधि कर सकती है और ये संधियां संसद की स्वीकृति के लिए रखी जाती है। विदेशों से की गई संधियां लागू करने का काम संघीय सरकार का ही है। शांति व्यवस्था बनाए रखना, आंतरिक रूप से देश में शांति व्यवस्था बनाए रखना, बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना, तटस्थता की रक्षा करना सरकार का काम है। तटस्थता यानी स्विट्जरलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो तटस्थ है, यानी कहीं युद्ध या और मामला होगा तो उसमें अगर संसद की बैठक नहीं हो रही होती और सुरक्षा के लिए सेना की आवश्यकता हो तो सरकार ऐसा कर सकती है। लेकिन यदि 3 सप्ताह से अधिक या 4000 से अधिक सेना का प्रयोग करना है तो संघीय संसद की स्वीकृति जरूरी है। ये देखिए विधायी शक्ति, कानून बनाने संघीय सरकार को विधायी क्षेत्र में महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। हालांकि सरकार के सदस्य संसद के सदस्य नहीं होते हैं, परंतु इसकी बैठकों में शामिल होते हैं, मत देने के अलावा सभी काम करते हैं। सरकार विधेयक पेश कर सकती है या संसद के इसके लिए कह सकती है। संसद को संविधान संशोधन विधेयक पेश करने का अधिकार भी है और सरकार यह भी मांग कर सकती है कि लोक निर्णय करवाया जाए, यानी जनमत संग्रह किया जाए। इसके अलावा से अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने में प्रदत्त व्यवस्थापन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के कारण कानून बनाने का अधिकार है। डब्ल्यू रेपार्ट के शब्दों में रेपार्ट संवैधानिक धारणा के विपरीत परिषद कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ महत्वपूर्ण विधायी काम भी। देखिए वित्तीय कार्य, स्विस के वित्तीय प्रशासन का संचालन संघीय सरकार द्वारा किया जाता है। वह संघीय बजट तैयार करती है और संसद के सामने स्वीकृति के लिए रख देती है। यह संघ के आय व्यय का हिसाब संसद को देती है। वह टैक्स एकत्रित करती है और संसद द्वारा स्वीकार किए जाने वाले खर्च की निगरानी करती है। संघ व कैंटनों के संबंधों का संचालन, कैंटन वहां जैसे मैंने पहले बताया राज्यों का देते हैं। संघीय सरकार राज्य मंडल और कैंटनों के बीच संबंधों का संचालन करती है तथा कैंटनों के साथ सहयोग करती है। सरकार को कैंटनों के प्रशासन पर भी कुछ अधिकार है। वह कैंटनों के वित्तीय तथा प्रशासनिक कार्यों की जांच करती है, कैंटनों के संविधान संशोधन पर स्वीकृति देती है और क्रियान्वयन पर नजर रखती है। संकटकालीन शक्ति, 1848 का जो संविधान था उसमें संघीय परिषद को संकटकालीन शक्तियां नहीं थी, परंतु व्यवहार में प्रयोग किया जाता था। वर्तमान में भी सरकार संकटकालीन शक्तियां तो नहीं है, परंतु इतिहास व्यवहारिक परिस्थितियों के आधार पर संभावना है कि इसका प्रयोग किया भी जाता है अगर ऐसी कोई आवश्यकता आती है। सामान्यतः एक तटस्थ राष्ट्र है तो संकटकालीन की इस तरह की प्रॉब्लम वहां पर आती नहीं, आती है तो संभावना किए करेगी, शक्ति का प्रयोग करेगी। संघीय सरकार का संघीय संसद के साथ संबंध है। देखिए स्विस में संघीय सरकार व संघीय संसद के संबंधों को न तो अमेरिका की तरह से न ब्रिटेन की तरह से एक यूनिक स्थिति बनाई गई। अमेरिका में शक्ति विभाजन के कारण कार्यपालिका के सदस्य कानून निर्माण में भाग नहीं लेते, मतदान के अलावा ब्रिटेन की तरह, परंतु उससे अलग भी कार्यपालिका जब संसद में पराजित होती है इस्तीफा देना होता है, परंतु स्विस में ऐसा नहीं होता। संवैधानिक स्थिति क्या है इसकी? 2 प्रकार के, संवैधानिक और वास्तविक। संघीय संसद राज्य मंडल की सर्वोच्च संसद है। संविधान के अनुसार सरकार विदेशी मामलों, सेना या सार्वजनिक मामलों में शक्तियों का प्रयोग संसद की संसद ही संकटकालीन शक्तियों के प्रयोग का अधिकार देती है। वह प्रस्ताव तथा आदेशों द्वारा सरकार पर नियंत्रण रखती है। संघ के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव संघीय संसद करती है। संसद का विघटन होने पर भी सरकार का विघटन नहीं होता है। ऐसा लगता है कि शक्तियां संसद है कि न, वह सरकार एक एजेंट के रूप में। वास्तविक स्थिति क्या है? व्यवहार में सरकार की शक्तियां बढ़ गई है। यह संसद से नियंत्रित होने के बजाय उसे नियंत्रित करने लगी है। अन्य राज्यों की तरह लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा कारण सरकार के काम इतने बढ़ गए हैं कि संसद छोटे अधिवेशनों व सामान्य योग्यता के कारण इनका नियंत्रण नहीं रख सकती। सरकार के सदस्य योग्य, अनुभवी व राजनीतिज्ञ होते हैं, जिससे सरकार
ज़्यादा शक्तिशाली हो गई है। सरकार यानी धीरे धीरे शक्तियाँ बढ़ती जा रही है और वो ज़्यादा शक्तिशाली हो गई है। जैसा सभी देशों में होता है, धीरे धीरे शक्तियाँ कार्यपालिका के पास ज़्यादा आती है। तो इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड में संघीय सरकार को महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं। इस संबंध में लावेल ने लिखा है कि संघीय सरकार को राष्ट्रीय सरकार रूपी घड़ी की कमानी कहा जा सकता है और वह राष्ट्रीय शासन का संतुलन यूनिक होते हुए भी संघीय सरकार के पास कुछ महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं। तो ये हमने संसद और सरकार का आपसी संबंध देखा, एक यूनिक तरीके से, अलग तरीके से इसके बारे में व्यवस्था की गई है। धन्यवाद।